हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नव्या घर में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसकी माँ सुलोचना वहाँ आकर बोलती है, अरे ये क्या, सुबह सुबह कसरत करने में लग गई। पहले ही इतनी पतली है, अब क्या विलुप्त होना चाहती है? क्या माँ? औरों की माँ कहती है कि सुबह सुबह उठकर कसरत किया करो। आपकी बेटी बिना कहे करती है तो भी आपको दिक्कत है। अरे तो और बच्चे थोड़े मोटे और हेल्दी होते हैं, इसलिए उनको कसरत की जरूरत होती है, पर तू तो सूख के कांटा हो रखी है। अरे माँ, इसे जीरो फिगर कहते हैं। आप ना अभी आजकल के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो। आप भी कर लो, ट्रेंडिंग में है। मुझे नहीं जानना तेरा ये ट्रेंडिंग फ्रेंडिंग। नाश्ता बना दिया है, नहा धोकर आजा खाने के लिए। ऑयली फूड तो नहीं बनाया ना आपने? मेरा फिगर खराब हो जाएगा। घास फूसी बनाई है कुपोषित इंसान, आजा और चर ले। फिर ठीक है, आती हूँ। नव्या एक्सरसाइज करने के बाद में फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है, जिसके बाद वो अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड सोफिया को भी साथ लेती है। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुंचती हैं, जहां उसकी कॉलेज की साथी मिया अपनी दोस्त के साथ खड़ी उससे बोलती है, लो जी, आ गई सूखी लकड़ी। शुक्र है आज तेज हवा नहीं चल रही, वरना ये तो उड़ जाती। ओए खाने की खदान, मेरी दोस्त के बारे में कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। खुद को देखा है, खा खा कर भैंसी होए जा रही है, और मेरी दोस्त ना तुझसे लाख गुना अच्छी है। ओ, ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ा हिमायती बनने वाली। यार सोफिया, तू भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों के मुंह लगती रहती है। अरे ये लोग मुझसे जलते हैं, इसीलिए मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये घंटों जिम में मेहनत करते हैं, फिर भी मेरी तरह जीरो फिगर नहीं बना पाते। चिल बेबी। सही कहा, चल इनको गोली मार, हम अंदर चलते हैं। नव्या और सोफिया मिया को इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुलोचना को अपनी बेटी के लिए सत्यम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके कुछ दिन बाद में वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देती है। ससुराल में आकर नव्या सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपनी एक्सरसाइज को भी जारी रखती है। एक सुबह नव्या को कसरत करता देखकर उसकी सास मधुमिता बोलती है, अरे बहू, ये कसरत वसरत करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, बल्कि खाने की जरूरत है। इतनी पतली है तू, तेरी माँ ने तो तुझे कुछ खिलाया नहीं, पर मैं तुझे खिला खिला के मोटा कर दूंगी। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मोटा नहीं होना। हाँ, मैं पतली जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल फिट हूँ। अरे आपको पता भी है, ऐसा फिगर बनाने के लिए लड़कियाँ जिम में घंटों पसीना बहाती हैं, पैसा बहाती हैं, और मुझे तो गॉड गिफ्टेड है, बस मेंटेन करना पड़ता है। अरे ये सब नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तेरे जैसे को कुपोषित बोला जाता है। कोई बात नहीं माँ जी, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि फिट रहना कितना जरूरी है। नव्या को आए दिन कोई न कोई उसके पतले शरीर के लिए ताना मारा करता, लेकिन वो किसी के कहने पर भी अपनी फिटनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, क्या ये तू कपड़ों से भरी बाल्टी छत पे रखाएगी या फिर किसी और को बुलाऊं? किसी और को क्यों बुलाना माँ जी, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। आज तक मैंने कोई काम करने से मना किया है? अरे नहीं बहू, बाल्टी गीले कपड़ों की है और भारी भी है, और तू ठहरी पतली दुबली, कहीं सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुझसे पूछ लूं। अरे माँ जी, मैं बस दिखने में पतली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में जान नहीं है। एक्सरसाइज कर करके मेरे मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अरे मैं भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकती हूँ। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। नव्या कपड़ों से भरी हुई बाल्टी को बड़ी ही आसानी से उठाकर छत पर लेकर जाती है, साथ ही गीले कपड़ों को सुखाकर नीचे आ जाती है। ये देखकर मधुमिता बोलती है, अरे वाह, मुझे तो लगता था कि तू दुबली पतली है, तो तेरे अंदर जान ही नहीं है। यही सोच तो बदलनी है माँ जी। पतले होना और फिट होना दोनों में फर्क है, और मैं पतली नहीं, मैं भी फिट हूँ। बॉडी मेंटेन है मेरी एकदम। तो बहू ऐसा करना कि तू मुझे भी कल से वो एक्सरसाइज सिखा देना, मैं भी फिट रहूंगी तेरी तरह। आपके कहने का मतलब है एक्सरसाइज? ठीक है माँ जी, हम कल से ही शुरू करते हैं। नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है, और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए नव्या के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करती है। ये देखकर उसका पति सत्यम बोलता है, वाह जान, तुमने तो पूरे मोहल्ले को फिट करने का जिम्मा उठा लिया।
मैं तो कहती हूँ आपको भी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, वरना जिस स्पीड के साथ आप पिज्जा और बर्गर ठूसते हैं ना, जल्दी आपका पेट निकल आएगा। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। मैं तुम्हारी तरह घास फूस खाकर जिंदगी नहीं जी सकता। पर सत्यम, जो चीजें आप खाते हो वो कितनी अनहेल्दी होती हैं, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, खोखला कर देती है हमें अंदर से। यार नव्या, एक ही तो जिंदगी है, इसको भी अपनी पसंदीदा चीजों को बिना खाए जाया कर दूं? ना बाबा ना, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा और बिंदास जीऊंगा। सत्यम की बात से नव्या बहुत प्रभावित होती है। वो अपनी जिंदगी को सोचते हुए बोलती है, यार जब से होश संभाली है ना, खुद को फिट रखने के लिए मैंने अच्छे अच्छे खाने को खुद से दूर रखा। कभी चॉकलेट नहीं खाई, कभी ऑयली फूड नहीं खाया, जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाया। हालांकि मेरा मन तो कितना करता था खाने का। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? सत्यम जी, मेरा बहुत मन करता है ये सब खाने का, लेकिन क्या करूं, जब दूसरे लोग मुझे देखकर फिट रहने की कोशिश करते हैं तो मैं इन सब चीजों को खुद से दूर ही रहने देती हूँ। पर जान, तुम ना ये सब खाते हुए भी खुद को फिट रख सकती हो। ज्यादा खाना तो बुरा है, ये मैं भी मानता हूँ, पर कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है और तुम एक्सरसाइज करके आराम से उस खाने को पचा सकती हो। सच में? हाँ, यकीन नहीं है तो ट्राई कर लो। चलो हम कुछ बाहर खाने चलते हैं। सत्यम नव्या को खाना खिलाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां नव्या काफी समय बाद में अपनी पसंदीदा डिश को ऑर्डर करके एंजॉय करती है। अगली सुबह वो अपनी एक्सरसाइज को जारी रखती है, जिसके बाद से कभी कभी वो अपनी पसंदीदा चीजों को खाया करती और खुद को फिट रखने के लिए कसरत भी किया करती। उसके कारण आसपास के लोग भी खुद को फिट रखने के लिए उससे योगा और कसरत के तरीके सीखते, जिसके कारण अपने शहर में सबसे फिट लेडी का अवार्ड उसे मिलता है। और ये इनाम खुद शहर के चीफ एक फंक्शन के दौरान नव्या को देते हैं। चीफ से अपना अवार्ड लेते हुए नव्या बोलती है, मैं आज ये अवार्ड पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे कारण कितने लोगों में फिटनेस को लेकर उत्साह जागा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। साथ ही ये अवार्ड उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मुझे सूखी हड्डी और कुपोषित बोला करते थे। मिसेस नव्या, आप एक सच्ची प्रेरणा हैं। शादी के बाद भी खुद को इतना फिट रखना बहुत मुश्किल होता होगा ना। ये अपनी पसंदीदा खाने की चीजों से दूर रहकर खुद को मेंटेन रखना। जी नहीं सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर मैं अपनी पसंद की चीजें भी खाती हूँ और खुद को फिट भी रखती हूँ। मन की इच्छाओं को मारकर इंसान शरीर से तो फिट रह सकता है, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। इसलिए मेरे पति ने सिखाया है, खाते पीते खुद को फिट रखना चाहिए। बस हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट एंड फाइन रह सके। वेरी गुड मिसेस नव्या, आप सच में एक सच्ची इंस्पिरेशन है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी सर। नव्या ने खुद को कुपोषित और पतला कहने वालों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मार दिया, साथ ही जिंदगी को एंजॉय करते हुए और साथ ही अपनी फिटनेस भरी जिंदगी को जारी रखा। सोनालिका किसी नागिन से कम नहीं थी। नागिन जैसी नशीली चमकती आंखें, चंचल बदन और कोमल चितवन। जब भी कोई उसे देख लेता तो बस उसका दीवाना ही हो जाता। दिल्ली के रोहिणी में उसके पति चेतन की नई नई पोस्टिंग हुई थी, जिसके बाद सोनालिका जैसे ही अपने नए मोहल्ले में पहला कदम रखती है, असलम और प्रदीप की नजर उस पर जाती है और जिसके बाद असलम उसे देखकर कहता है, माशाल्लाह, क्या अदा है, क्या फितूर है, ये बला है। जहाँ रहेगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर घोटाला होगा। हो यार, ये तो दिल पर छुरिया चला गई। छुरिया कितनी कातिल हसीना है ये, बोले तो हसीन दिलरुबा। और इसके बाद चेतन अपनी पत्नी सोनालिका को लेकर अपने घर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। लेकिन अब असलम और प्रदीप के दिल के दरवाजे पर सोनालिका ने दस्तक दे दी थी और आखिर उसे कौन रोक सकता था। अगले दिन चेतन जब काम पर जाता है तो वो जाते हुए अपनी वाइफ से बोलता है, जान, मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद रखना, मोहल्ला नया है और लोगों का क्या भरोसा। अरे आराम से जाओ मेरी जान, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आज तक संभालती ही तो आई हूँ। असलम जैसे ही चेतन को ऑफिस जाता देख लेता है
उसके बाद असलम सोनालिका के घर आता है और बोलता है, अरे भाभी जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, बताइए आप कौन? बंदे को असलम कहते हैं भाभी जी। इस मोहल्ले की शान हूँ मैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। बस इतना कहकर असलम चला जाता है और उसके जाते ही तभी जैसे ही सोनालिका गेट बंद करने वाली होती है, प्रदीप आकर बेल बजा देता है और सोनालिका गेट खोलती है तो वो बोलता है, भाभी जी घर पर है? नहीं नहीं, आपके सामने आपकी बुआ खड़ी है। मैं कह रहा था भाभी जी नमस्ते, बंदे को प्रदीप कहते हैं। जब भी कोई जरूरत हो तो सेवा का मौका अवश्य दे। प्रदीप भी सोनालिका से इतनी बातें करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सोनालिका सोचती है और बोलती है, अब अगर ये दोनों खुद ही उल्लू बनने को तैयार है तो मैं क्यों पीछे हटूं? अब तो बहुत मजा आएगा। और उसके बाद सोनालिका भी उन दोनों को इशारों पर नचाने लगती है और अब सोनालिका अपनी अदाओं और हुस्न का जलवा उन दोनों पर चलाती और घर के सारे कामकाज करवाती और खुद मौज करती। सोनालिका के पति चेतन को इस बात की भनक भी नहीं थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन सोनालिका असलम को कॉल करके बोलती है, असलम जी, मैं क्या कह रही थी कि बाहर बहुत गर्मी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर मार्केट में जाकर सब्जियां लाने का, तो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी। अरे मैं हूँ ना, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए क्या क्या मंगवाना है। जी ठीक है, मैं आपको मैसेज करके बता देती हूँ कि क्या क्या लेकर आना है और पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। अरे भाभी जी, कर दी ना आपने बिल्कुल छोटी बात। अरे अब मैं आपसे पैसे थोड़ी लूंगा, मैं तो कहता हूँ कि आपके घर की सब्जियाँ अब से मैं ही ले आया करूँगा। कम से कम बंदे को आपका दीदार तो हो जाया करेगा। कॉल कट करने के बाद सोनालिका प्रदीप को कॉल मिलाती है और बोलती है, प्रदीप जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि दर्द के मारे मेरी जान जा रही है। अगर आप मेरे घर के लिए एक नौकर का इंतजाम कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे रहते आप नौकर रखेंगी? बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। आज से मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगा। सोनालिका मुस्कुराते हुए प्रदीप का कॉल कट करती है और खुद से बोलती है, अब आएगा मजा, घर का भी इंतजाम हो गया और बाहर का भी। ब्यूटीफुल होने के भी कितने फायदे हैं। दिन पर दिन यूं ही गुजरते हैं, जहां प्रदीप सोनालिका भाभी के घर का काम करता, वहीं असलम सब्जियां और राशन लाकर भाभी को देता। सोनालिका सुबह प्रदीप को बुलाती और शाम को असलम भाईजान को। एक दिन असलम प्रदीप से बोलता है, अरे भाई, बुरा मत मानियो, एक बात बोलूं? हाँ भाई बता ना। बुरा तो तुझे बहुत लगा होगा जब मोहल्ले की सबसे हसीन आइटम को मैंने पटा लिया। अब क्या करे, तेरे भाई का चाम ही ऐसा है। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने तूने नहीं, मैंने पटाया है उसे। तुझे पता है वो मुझसे रोज मिलती है। और उसके बाद प्रदीप और असलम सोनालिका भाभी के लिए कुत्तों की तरह लड़ जाते हैं और एक दूसरे को लहू लुहान कर लेते हैं। थोड़े समय बाद दोनों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है और बेचारों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। लेकिन इन दोनों का नसीब कुछ इस कदर खराब था कि इन दोनों को अगल बगल का बेड मिलता है, जिसके बाद दर्द में करहाता हुआ असलम बोलता है, अल्लाह कसम, इतना दर्द तो जिंदगी में कभी नहीं झेला। भाईजान, अब तू मुझसे इतना भी क्या जलता है कि तूने मेरा ये हाल कर दिया? साले मैंने किया या तूने? तुझसे मेरी और मेरी जान मेरी भाभी की सेटिंग नहीं देखी जा रही थी, इसलिए तूने जानबूझकर मेरा ये हाल किया ताकि मैं उससे ना मिल पाऊं। अरे तू बस रुक जा, देख अभी खुद को लाएगा उसका, मेरी फिक्र करते हुए कि मैं कहाँ हूँ। तभी प्रदीप को सोनालिका भाभी का कॉल आता है और वो खुश होकर इतराता हुआ असलम से बोलता है, यस यस, देखा मुझे आया ना मेरी जान का कॉल। लाउड स्पीकर पर डालता हूँ और अब सुन और जल। बेचारा प्रदीप कॉल उठाकर बोलने ही वाला होता है कि तभी भाभी पहले ही बोलती है, अरे कहाँ मर गए प्रदीप? कल रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं घर में, अभी तक सुबह से घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। अरे आओगे भी या नहीं?
हाँ आया ना भाभी, शाम तक आया। नहीं नहीं, तुम शाम को नहीं आ सकते। एक काम करो, कल सुबह आना। ये सुनकर बेचारा प्रदीप निराश होकर कॉल कट कर देता है और असलम जोर से हंसकर बोलता है, देखा, मुझे चाहती है वो। देख, मेरे पास कॉल आएगा शाम को। थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद शाम होने पर असलम को भाभी का कॉल आता है, जिसे स्पीकर पे उठाते हुए वो बोलता है, सलाम भाभी जी। सलाम वलाम को गोली मारो, ये बताओ कि आज की सब्जियां कहाँ है? अरे रोज तो तुम ताजी ताजी सब्जियां लेकर आते हो। अरे शाम को मेरा पति आएगा, उसे क्या बना के खिलाऊंगी? तुम्हारा सर। अरे भाभी जी, कैसी औरत हो? थोड़ा दुआ सलाम कर लो, जरा हाल चाल पूछ लो। ये राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रही हो? अरे राशन पानी लेके तो तब चढ़ूंगी ना जब तुम मेरे घर में राशन डलवाओगे। अरे पिछले हफ्ते जो तुमने 10,000 रूपए दिए थे ना, वो खत्म हो गए हैं। अब मुझे और पैसे चाहिए। इतना कहकर सोनालिका गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिसके बाद प्रदीप असलम को देखता है और प्रदीप असलम से बोलता है, तो भाई क्या समझा? बस यही समझा भाई कि ये ब्यूटीफुल भाभी हम दोनों को बना रही थी। देख सुन, जान बची तो लाखों पाए। इस ब्यूटीफुल भाभी से अब भगवान बचाए। सही कहा भाई तूने, ये तो अप्सरा के साथ बुरी बला भी निकली। असलम और प्रदीप का अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों सोच लेते हैं कि आज के बाद उस भाभी की तरफ पलटकर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भाभी उनका फायदा उठा रही है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने मोहल्ले में आते हैं, सोनालिका उन दोनों को साथ में देख लेती है और मन ही मन में सोचती है, अरे यार, ये दोनों साथ में। अब अगर मैंने किसी को बुलाया तो पक्का ये दोनों मेरी चाल समझ ही जाएंगे। सोनालिका जहाँ एक तरफ खड़ी खड़ी ये सब सोच रही होती है, वहीं असलम और प्रदीप की नजर सोनालिका पर पड़ती है। जिसके बाद सोनालिका को देखकर दोनों बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं और सोनालिका को ये समझते देर नहीं लगती कि अब इनको पागल बनाना बड़ा मुश्किल है। खैर, ये दोनों तो बच गए, लेकिन सुना है अब सोनालिका उसी मोहल्ले में अपना नया शिकार खोज रही है। अब वो नया शिकार कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। राधिका दिन के समय अपनी छड़ी लेकर म्यूजिक की क्लास लेने जा रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे निहार नाम का लड़का मिलता है और राधिका उसे देखकर बोलती है, तो आ गए तुम? तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है? मैं तो कोई आवाज भी नहीं करता। आवाज सुनने की क्या जरूरत है? तुम इतना परफ्यूम लगाते हो ना कि गले के एंड में भी खड़े होगे ना तो भी बता सकती हूँ कि तुम आ रहे हो। वैसे तुम कोई काम भी करते हो या नहीं? भला ये सवाल क्यों? क्योंकि रोज तुम मेरी मदद करने जो चले आते हो। वो तो मैं बस आपको कंपनी देने आ जाता हूँ, ताकि आप अकेला फील ना करे। वैसे मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा, तो तुम एक सिंगर हो। चलो इसी बात पर एक अच्छा सा गाना सुना दो। अभी हाँ, क्यों नहीं। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करी ना दे तू मेरे नजरों से दूर। अरे 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 बस करो, क्यों इतने अच्छे गाने का सत्यानाश कर रहे हो? राधिका को हंसता देखकर निहार उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते वो अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहां वो बच्चों को म्यूजिक सिखाया करती थी। ऐसे ही रोज निहार उसे घर से स्कूल तक ड्रॉप किया करता था। समय बीतता जाता है और एक दिन निहार शाम को राधिका को स्कूल से आते वक्त मिल जाता है और राधिका बोलती है, क्या बात है, तुम तो सुबह सुबह आते थे ना मेरी मदद करने के लिए, फिर आज शाम को भी आ गए। अरे इतनी दया आ रही है क्या मुझ पर? देखो मैं अंधी हूँ पर तन्हा नहीं। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। वो तो मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ। ओह अच्छा। कुछ खाते हैं ना? क्या खाएं? चलो गोलगप्पे खाते हैं। पागल हो क्या? तुमने कभी किसी अंधी लड़की को सड़क पे गोलगप्पे खाते देखा है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने। राधिका के बहुत मना करने के बाद भी निहार उसे गोलगप्पे के ठेले के पास लेकर जाता है और उसे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाता है। कुछ ही देर बाद में उसे उसके घर तक छोड़ के आता है। अगले दिन वो रोज की तरह अपने दोस्त के साथ अपनी बाइक पर राधिका के घर से निकलने का वेट करता है।
तभी उसका दोस्त मोहित उसे बोलता है, यार तू क्यों रोज रोज उसका इंतजार करता रहता है? ऊपर से मुझे यहाँ अपनी बाइक की निगरानी में छोड़ जाता है। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसका चेहरा देखे बिना तुझे चैन नहीं आता? यार अब मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे उसकी हर एक बात पसंद है, उसका चलना बोलना मुस्कुराना। और तुझे पता है जब वो मेरा हाथ पकड़ती है ना तो दिल के सारे तार बजने लगते हैं। अच्छा, तेरा दिल बड़ा गिटार हो रहा है जो उसके छूने भर से सारे तार बजने लगते हैं। अरे भाई, जब तू इतना प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता, ताकि मुझे तेरे साथ यहाँ चौकीदारी ना करनी पड़े। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राधिका अपने घर से निकलती है और उसे देखकर निहार भी उसके साथ चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन राधिका के पड़ोस में रहने वाली कामिनी आंटी राधिका को निहार का हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिसके बाद वो शाम को राधिका के घर जाकर उसे पुकारते हुए बोलती है, राधिका, अरे ओ बेटा राधिका, अरे कामिनी आंटी, आइए आइए बैठिए, कितने दिनों बाद आई है। क्या करूँ, वो निशा बिटिया के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं उसको कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। आज मैंने राजमा चावल बनाए थे तो सोचा तेरे लिए लेती चलूं बेटा। थैंक यू सो मच आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। वैसे बेटा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बिल्कुल, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। वो मैंने तुम्हारे साथ आते जाते एक लड़के को देखा है, वो तुम्हारा दोस्त है या? मेरा मतलब है कि तुम अकेली हो, ऊपर से अंधी भी तो हो, तो जरा लड़कों से संभल के रहा करो। आपने मेरी इतनी फिक्र की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है जो आने जाने में मुझे मदद करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। चल फिर तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे उस लड़के के साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। तू ठहरी अंधी, देख नहीं सकती। अब वो लड़का रोज रोज तेरी मदद करेगा, कहीं उसे तुझसे प्यार व्यार हो गया तो क्या करेगी? बेचारा पूरी जिंदगी तेरी अंधी लाठी बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ बेटा कि तू समय रहते उस लड़के को बख्श दे, बाकी तो तू खुद ही समझदार है। कामिनी के पूछने पर राधिका कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद कामिनी वहाँ से चली जाती है और उसकी कही ये बात राधिका के दिमाग में घूमने लगती है, जिसके कारण वो उदास हो जाती है और खुद से बोलती है, आंटी सही कह रही थी राधिका, तुझे कोई हक नहीं है एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी पर बोझ बनने का, और वो भी एक ऐसा बोझ जिसे कदम कदम पर सहारे की जरूरत पड़ती हो। नहीं, अब मैं खुद को और आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मुझे ये सब यही खत्म करना होगा। इतना कहकर वो सो जाती है और अगले 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती। पर निहार रोज उसका वेट करता है, उसे बहुत कॉल्स भी करता है, लेकिन वो कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं करती। और कुछ दिन बाद में वो स्कूल जाने के लिए वापस घर से निकलती है। तभी उसका इंतजार कर रहा निहार उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, तुम तो बड़ी बेकार हो, इतने दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बोलो आखिर ऐसा क्यों? किसने कहा तुमसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? और मेरी कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं दिया, इतना कहाँ बिजी थी? क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम्हें क्या ही पड़ी है मेरी हर बात जानने की? यू जस्ट गो अवे प्लीज, और हाँ, दोबारा मेरे पीछे मत आना। राधिका का ऐसा बर्ताव देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसके बाद वो राधिका का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन राधिका उसके हाथ को जोर से झटकती हुई बोलती है, मेरा हाथ मत पकड़ो, क्योंकि तुम्हारे इस कुछ पल के साथ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और अगर मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो? सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और निहार बस उसे देखता रह जाता है। और उसके मना करने के बावजूद वो रोज उसके पीछे चलता और थोड़ी ही दूर से उसको प्रोटेक्ट करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राज किसी वजह से वहाँ नहीं आ पाता और इस बात का फायदा उठाकर उसका दोस्त मोहित निहार की तरह ही राधिका के पीछे पीछे चलने लगता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। राधिका को लगता है कि कहीं ये निहार ही तो नहीं है, इसीलिए वो पीछे पलटकर बोलती है, तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें। वो बोल ही रही होती है कि तभी मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो समझ जाती है
कि ये निहार नहीं बल्कि कोई और है, जिसके बाद वो बोलती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे तुम मुझे भूल गई, मैं निहार ही तो हूँ। मैं आंखों से अंधी हूँ, अकल से नहीं, जो तुम में और निहार में फर्क ना पहचान सकूं। जिसके बाद मोहित राधिका के साथ में बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ निहार आता है और वो मोहित को एक जोरदार पंच मारकर बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? भले ही वो देख नहीं सकती, पर उसकी आंखें बनकर मैं हमेशा उसके साथ हूँ। और दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। जिसके बाद मोहित वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और राधिका निहार के गले लगकर उसे प्यार से अपना लेती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसकी एक कमी के कारण निहार का प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। एक गांव में शालू नाम की लड़की रहती थी, जिसकी शादी मनोज से हो जाती है। मनोज खेतों में थोड़ी बहुत मजदूरी करता, जिससे परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उसकी सास विमला हमेशा ही अपनी बहू को किसी न किसी बात पर ताने देती ही रहती थी। शालू चुपचाप घर का सारा काम करती रहती। धीरे धीरे मनोज को काम मिलना बंद हो जाता है और वो बेरोजगार घर में पड़ा रहता। ऐसे ही उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। और फिर एक दिन, इस गरीबी के चलते मेरे घर वाले भूखे सो रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। तभी वहाँ शालू चलकर आती है। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं खाने में? शालू, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है शालू। जी आप कोई काम देख लीजिए ना। अरियो, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मेरा बेटा पहले से ही परेशान है और तू उस पर रौब जमा रही है। आई बड़ी माँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मनोज ये कहकर अपने घर के हालात सुधारने के लिए काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इससे वो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है और एक फुटपाथ पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसका एक दोस्त राजेश उसे उदास हालत में देख पूछता है, अरे मनोज, तू यहाँ? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार, बस घर की चिंता सताए जा रही है। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है और काम भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। अरे मनोज, परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे पास एक पुराना ठेला है, उसे लेकर जाओ और कुछ काम शुरू कर दो, जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना। पर मैं करूंगा कैसे? मेरे पास तो सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं है। अरे इस बात की चिंता तुम मत करो ना यार, दोस्त बोलते हो ना मुझे, तो फिर ये लो पैसे और काम शुरू कर दो। मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यार दोस्ती में क्या एहसान, कैसी बातें कर रहा है यार तू? इस तरह मनोज अपने दोस्त से ठेला और पैसे लेकर सब्जियां खरीद उसे बेचना शुरू कर देता है। पर उसका ठेला गांव से काफी दूर था, जिस वजह से उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आते थे और कम बिक्री होने की वजह से उसकी सब्जियां पड़ी पड़ी खराब हो जाती थी। एक शाम जब वो घर से जा रहा होता है कि तभी अचानक एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना में वो अपाहिज हो जाता है, जिसके कारण उसके घर की हालात दिन पर दिन और भी बद से बदतर होने लगते हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी शालू पर आ जाती है। घर की हालात सुधारने के लिए उसे एक उपाय सूझता है। सुनिए जी, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो शालू। जी मुझे बहुत अच्छा अचार बनाना आता है। क्यों ना हम ताजी सब्जियों को काट कर उनका अचार बनाकर मार्केट में बेचें? हाँ क्यों नहीं, पर मेरे पास तो अचार बनाने तक के पैसे नहीं है। जो थे वो तो मेरे इलाज में लग गए। अजी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने अपने मायके वालों से बात करी है मदद के लिए और वो मेरी मदद करने को तैयार भी हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम कल से ही अचार बनाना शुरू कर दो। जी आप चिंता मत कीजिए। ये बात बोलकर वो सब्जियां लेने चली जाती है। वो बाजार से गाजर, मूली, अमरक, मिर्च, नींबू ले आती है और उन्हें धोकर कड़ी मेहनत से अचार बनाने लग जाती है। वो रोजाना उन्हें धूप में सुखाकर मसाले तैयार कर लेती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचार बनकर तैयार हो जाता है। वो उन्हें गली गली घूम घूम कर बाजार में चक्कर काट काट कर बेचना शुरू कर देती है। अचार ले लो, अचार घर का बना हुआ ताजा ताजा खट्टा मीठा अचार ले लो, अचार। अरे मैडम जी, कैसा अचार है, जरा चखाना तो। एकदम बढ़िया क्वालिटी का अचार है, घर का बना हुआ। अचार तो काफी बढ़िया है वैसे। तो कैसे दिया फिर अचार? भैया 100 रुपए किलो दिया है। ऐसे ही अचार की तारीफ सुनकर बहुत से लोग शालू से अचार खरीद लेते हैं। उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। इस तरह वक्त बीतता जाता है और उनके अचार का काफी नाम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अचार बेच रही होती है तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा सेठ आता है। जी, मैंने सुना है आप अचार काफी अच्छा बनाते हैं। जी साहब, आप भी एक बार चेक कर देखिए। अगर अचार के साथ उंगलियां न खा जाए तो मेरा नाम बदल देना। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। मैं तो आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरे पास आपके लिए अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर है। आप बताइए, आपको कितना बड़ा ऑर्डर देना है? जी, आपको पूरे 100 किलो अचार बस 1 महीने में बनाकर देना होगा। वो खुशी खुशी घर आती है और पूरे परिवार को ये बात बताती है। सब उसकी बात सुनकर बेहद खुश होते हैं। समय कम होने के कारण वो थोड़ी ही देर बाद अचार बनाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो अचार सुखाने के लिए छत पर रख बाजार से कुछ सामान लेने चली जाती है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और सारा अचार भीग कर खराब हो जाता है। शालू दौड़ी दौड़ी घर आती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी सास उसे ताने मारकर कोसना शुरू कर देती है। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई थी? अरे पूरे अचार का सत्यानाश हो गया है। कहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। अब ये बता, तेरी इन गलतियों का बोझ कौन उठाएगा? तेरा बाप। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको ठीक कर दूंगी। शालू अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक उपाय सोचती है। वो अपने हाथों के कंगन बेचकर घर में कुछ पैसे ले आती है। आस पड़ोस की कुछ औरतों को वो मुफ्त के अचार का लालच देकर बुला लाती है और अपना लिया हुआ ऑर्डर उनकी मदद से पूरा करती है। थोड़े ही दिनों बाद अचार बनकर तैयार हो जाता है और वो अमीर सेठ अपना दिया हुआ ऑर्डर लेने आता है। नमस्कार बहन जी, क्या मेरा ऑर्डर पूरा हो गया? जी जी साहब, आपका अचार बनकर एकदम रेडी है। अरे वाह, ठीक है, तो फिर रखिए इस टेम्पो में। शालू और बाकी सभी औरतें मिलकर अचार के जार्स को टेम्पो में चढ़ा देते हैं। सेठ जी, लाइए दीजिए मेरी मेहनत की कमाई। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये लो आपकी मेहनत की कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वो अपने मेहनत के पैसों से घर की परिस्थितियों को सुधार देती है। समय बीतने के साथ साथ उसकी कमाई भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जाती है। ये सब देखकर उसकी सास को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो उससे प्यार से बात करने लग जाती है और घर के कामों में भी उसका हाथ बटाती है। इसी तरह विमला अपनी बहू का बहुत ख्याल रखने लग जाती है। शालू अपने कमाए हुए पैसों से मनोज का इलाज करवाती है, जिसके कारण वो ठीक हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अचार का कारोबार संभालने लग जाते हैं और उनका काम पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। ये कहानी है अमृतसर के एक किसान बलवंत की, जिसके लिए माटी ही उसका भगवान है
और लहराती फसल चमचमाता सोना जिसकी वो प्रतिदिन पूजा आराधना करता है, यहाँ तक कि जिसके लिए वो अपनी जान भी हंसते हंसते कुर्बान कर सकता है। बलवंत अपनी पत्नी हरप्रीत, अपनी बेटी प्रीतो के साथ खुशहाली से जीवन जी रहा था। उनका पूरा परिवार खेत में फसल काटने में लगा ही था। पापा जी हुन दीवारी ते फसल बहुत वधिया हुई है। हाय हाय गल्ला कट कर ते हथ वध चला, तेरे बापू नु सवेरे मंडी भी जाना है। अरे बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू आराम से काट, मैं कर लूंगा। फसल काटने के बाद अगली सुबह जब बलवंत मंडी में फसल बेचने जाता है तो देखता है कि सब कुछ बंद पड़ा है और उसके जैसे और भी किसान एक साथ जमा होकर कुछ बातें कर रहे हैं। वो उनके पास जाकर पूछता है, अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ਕੀ ਦਸੀਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हाय, ऐसा क्या हो गया? ਬਸ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ। रातों रात पूरे पंजाब में आंदोलन का माहौल बन जाता है। सभी किसान मोर्चा लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। हरप्रीत, हरप्रीत, मेरा जल्दी सामान पैक कर दे, मैं दिल्ली जाना है बस। हाय ये की कह रहे हो तुसी? तुहानू पता भी है बाहर दा माहौल कितना खराब है। नहीं तुसी ना जाओ। पापा जी जे तुसी चले जाओगे तो साडा ख्याल कौन रखेगा? तू मेरा शेर पुत्र है, मैनू पता है तू सब संभाल लेगी। हाँ जी पापा जी, तुसी बेफिक्र होके जाओ। हाँ जी आ लो तुहाडा सामान ते आप दा बहुत ज्यादा ख्याल रखना ता जल्दी वापस आना। बलवंत अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली अपने बाकी सभी किसान भाइयों का समर्थन करने चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता और गुजरते हुए वक्त के साथ साथ विरोध भी घनिष्ठ होता जाता है। हर टीवी न्यूज चैनल पर किसान ही छाए होते हैं। वहीं घर पर प्रीतो अपनी माँ का ख्याल रखती है पर धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लग जाती है और हालतों से मजबूर होकर बलवंत खुद को फांसी लगा लेता है। हाय हाय मैनू किदे सहारे छੱਡ के तुसी कल्ले चले गए। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ। ਹਾਏ ਪ੍ਰੀਤੋ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ के चले गए। नहीं मम्मी जी, हम कमजोर नहीं हो सकते। पापा जी नहीं रहे ता की होया, असीता है, मैं करूंगी सारा काम। अभी गम के बादल छटे ही नहीं थे कि प्रीतो और हरप्रीत पर कुदरत की मार पड़ जाती है। एक दिन मौसम इतना ज्यादा कहर ढाता है कि लगातार बारिश और तूफान की वजह से उसकी सारी पकी पकाई फसल खराब हो जाती है। हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि घर में खाने के वांदे पड़ जाते हैं, जिसके चलते हरप्रीत डिप्रेशन में रहने लगती है। प्रीतो पुत्र, मिन्नू लगता है हुन मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी, मेरा अंतिम वेला आ गया है। मम्मी जी ऐदा दिया गल्ला ना करो। कुछ ही वक्त बाद उसकी माँ हरप्रीत का भी देहांत हो जाता है। बेचारी प्रीतो अकेली रह जाती है। उसके पास बेकार हो चुकी फसल, जमीन और गरीबी के सिवा कुछ नहीं बचा था। पर अपने इरादों की पक्की प्रीतो हार नहीं मानती और पक्का निश्चय कर लेती है कि वापस से वो अपनी जमीन पर खेती करेगी। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो मदद के लिए सरपंच के घर जाती है। सरपंच साहब, मैं अब दोबारा खेती करनी है, मिन्नू कुछ पैसे की जरूरत है। मदद तो तेरी कर देंगे, पर ये बता गिरवी क्या रखेगी? मैं अपना घर गिरवी रख दूंगी। सोच ले, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पाई तो घर से बेघर हो जाएगी लड़की।
दूर खड़ा सरपंच का बेटा दलजीत ये सब देख रहा होता है। उसे प्रीतो को देखकर पहली नजर में ही उससे पहला प्यार हो जाता है। प्रीतो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर जुताई करने की कोशिश करती है, पर पानी इतना ज्यादा होता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है और प्रीतो को ऐसे मेहनत करता देख कहता है, ओ जी तुसी तो बहुत मेहनती हो। अरे तुसी तो सरपंच जी दे मुंडे हो ना दिलजीत? नाम तो मेरा है दिलजीत, पर मेरा दिल तो जी आपने जीत लिया जब से मिलो हो। जी कित्थे खो गए तुसी? अच्छा सुनो जी, सरपंच जी नु कहना मैं सारा पैसा टाइम ते दे दवांगी, चिंता ना करन। हाय पैसे पूसे छड्डो, दिल दे दो ते दिल ले लो। हाँ जी की कहा तुसी? मैं सुनिया नहीं। जी कुछ नहीं, बस ऐही कि पैसे दा तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैनू पता है कि तुसी कर लोगे। वैसे मैं मदद करना थोड़ी? ओ ना जी ना, ए मेरा काम है, मैं आपे कर लूंगी। तुसी पूछ लिया, यही बहुत है मेरे वास्ते। वक्त बीतता जाता है। प्रीतो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करती है। इसी बीच दिलजीत उससे मिलने आता है और दोनों बातें भी करते और साथ साथ काम भी करते। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिरकार प्रीतो की मेहनत रंग लाती है। आसपास के सभी लोग उसकी इस सफलता की प्रशंसा करते नहीं थकते और फसल की कटाई का समय आ जाता है। वो फसल काटती है और मंडी में ले जाकर उस फसल को बेचती है, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिलता है। प्रीतो अपना कर चुकाने सरपंच के घर जाती है। सरपंच जी ए लो, तुहाडे सारे पैसे वापस लेके आई हूं मैं। वाह पुत्र, तू तो बहुत बहादुर निकली। इतना सब होने के बाद भी तूने हार नहीं मानी। शाबाश बेटा, यूं ही तरक्की कर। तभी वहाँ दलजीत आ जाता है। पापा जी मैं तोड़े नाल कुछ गला करना चाहना है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पापा जी मुझे प्रीतो बहुत पसंद है ते मैं उसी दे नाल ब्याह कराना चाहता हूँ। नहीं नहीं, एक ही कह रहे हो। हम तो बस अच्छे दोस्त है ना। बस करो तुम दोनों, अभी मैं यही हूँ और फैसला मैं ही करूंगा। पापा जी तोड़ा फैसला जो भी हो, मैं तो बस प्रीतो दा ही होना है। ओए खोतिया, मैनू भी ता तेरी पसंद बहुत पसंद है। प्रीतो तो वधिया कुड़ी तेरे जैसे नालायक मुंडे नू कदे भी नहीं मिल सकती। मिन्नू ता लग गया सी कि फिर दोबारा कदी मिन्नू मेरे पापा जी दा प्यार ही नहीं मिलेगा, पर आज लगदा जिवें जिंदगी विच सब कुछ मिल गया। हुन किसी चीज दी कोई कमी नहीं है मेरे कोल। इस तरह हमारी प्रीतो की शादी दिलजीत से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। तो देखा दोस्तों, हमारी किसान प्रीतो ने किस तरह से मुसीबतों का सामना किया। क्या आपके आसपास भी ऐसी किसान वाली बहू है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।